Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is when passion cannot pay the bills. मतलब क्या हुआ? बहुत पैशन है जी बिजनेस करने का, बस बिजनेस कर देंगे और दुनिया जीत लेंगे और इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया क्वालिटी से सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि पूछो ही कुछ ना। लेकिन जो पेमेंट करनी है ना, पैसे देने हैं, वो पैसे का काम ना पैसे से ही होता है। आज बायजूस की स्टोरी के साथ में हम ये समझेंगे कि बिजनेस के अंदर अगर सर्विस प्रोवाइडर भी है ना, किस कैश फ्लो के चक्रव्यूह के अंदर वो फंस जाता है। आज का सेशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अब एक रियल रियल जिंदगी की लाइफ के हिसाब से उस स्टोरी को हम समझते हैं। बायजूस का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो कि एक भारत की बड़ी सक्सेस स्टोरी निकल कर आई थी। 10 सालों में तो उसने ऐसा नाम कर दिया कि चारों तरफ उसी का डंका गूंज रहा था। लेकिन आज कैश फ्लो की दुनिया में उस स्टोरी के अंदर जाकर देखते हैं एक टीचर जो कि बन गया नेशनल हीरो। 2011 में बायजू रविंद्र जी की बात कर रहा हूं मैं। बढ़िया बंदे हैं, बड़े पैशनेट बंदे हैं, इंटेलिजेंट हैं। कंपिटिटिव एग्जाम की जब बात आई तो स्टूडेंट्स को लेके बैठे कहाँ पर, बेंगलोर में एक छोटे से क्लासरूम में ये काम शुरू किया था। जो उनकी नॉलेज है, जो उनका तरीका है, कुछ ही समय के अंदर क्या बन गए थे वो, पूरी सनसनी बन गए थे भारत की। 10 साल के अंदर वो कंपनी 22 बिलियन $22 बिलियन वैल्यूएशन की कंपनी बन गई, जो कि ना पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनकी वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। वो एक के बाद ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी ऐसी मार्केटिंग के साइन करते चले जा रहे हैं। आपको याद है ना कि इंडियन क्रिकेट टीम का जो ब्रांड लोगो था वो भी बायजूस आ चुका था। और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि जनरल अटलांटिक, बिलियंस ऑफ पैसे जो है वो बायजूस के अंदर इन्वेस्टमेंट होते चले जा रहे हैं कि एक ऐसी सनसनी फैली बेंगलोर के अंदर कि सक्सेस, रेवेन्यू, एक्सपेंशन, मतलब नॉट ओनली इंडिया बल्कि ग्लोबली वो एक्सपेंड करती चली जा रही है। अब अंदर की सच्चाई क्या थी? पेपर्स पे, कागजों पे तो वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लेकिन वो जो टैबलेट लेके उनके टीचर घूमते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और टैबलेट भी दे देते थे, और उसके बाद बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बनाकर उन्होंने जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की क्या पोजीशन थी, ये ना बड़े अंदर जाके हमें समझना पड़ेगा, जिससे हमें तीन बड़े लाइफ लर्निंग लेसन मिलने वाले हैं। क्या हुआ कि एक एम्प्लॉई जिसको सैलरी ही नहीं मिली, कहाँ से, बायजूस से, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मिल ही नहीं रही है, तो उसने क्या बोला, एक प्रॉपर इंटरव्यू के अंदर पब्लिकली अपने सीईओ को एड्रेस करते हुए कहता है कि हमने ना आपके पैशन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन आपके पैशन से मेरी सैलरी तो नहीं मिलती ना, और मेरे घर में बच्चों का दूध तो नहीं आता ना, सप्लायर की पेमेंट तो नहीं होती ना। मतलब कि 1,60,000 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू साइड के ऊपर है, 1,60,000 करोड़, लेकिन बैंकों में पैसे ही नहीं है। एक बार जरा देखें, 2022 की उसकी बैलेंस शीट को देखें, सेल कितनी है, 5,298 करोड़ की सेल है, और उस साल में 13,668 करोड़ के खर्चे, एक्सपेंसेस, मतलब कि 8,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, यही 2022 की बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर इतने पैसे लूज कर रहे हैं, तो ये करोड़ों करोड़ों रुपए पूरे कहाँ से हो रहे हैं? जब सेल से ज्यादा खर्चे हैं तो बाकी पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
और इतनी वैल्यूएशन कैसे बन रही है इसकी, ये क्या जादू मंत्र हो रहा है ये मतलब कि क्या हो रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लोन से आ रहे हैं। हाँ, ग्रोथ जो है ना, उसको लोन से फंड किया हुआ था। सैलरी देनी है, लोन के पैसों से दे दो। खर्चे करने हैं, लोन के पैसों से कर दो। मतलब बिजनेस रेवेन्यू प्रॉफिट सरप्लस कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा, अग्रेसिव अग्रेसिव बोरोइंग करके काम चलाते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंगली कोई भी कैश फ्लो नहीं है। बस कब तक चलेगा ये? कभी तो घटना घटेगी, कोई ना कोई तो टिपिंग पॉइंट, कोई ना कोई तो ऐसा सिस्टम आएगा जिसके बाद ये जो बबल है वो फटेगा। हुआ, ऐसा ही हुआ। बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट टीम जो है, उसको क्या किया हुआ है, स्पॉन्सर किया हुआ है, उसका ब्रांड लगा है, लोगो लगा है, बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो बीसीसीआई ने बोला कि देखो जी, मतलब आपकी 1,60,000 करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, मेरी पेमेंट जो स्पॉन्सरशिप की है वो 158 करोड़ की, फिर पेमेंट क्यों नहीं करते हो? अभी तक क्यों नहीं पेमेंट करते हो? बस वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट साबित हुआ। तो उसके बाद जो है, जब पीसीआई ने एनसीएलटी के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि देखो जी, ये कंपनी जो है मेरे पैसे तो दे नहीं पा रही है, तो फिर बस वहां से उसका कलैप्स स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जब अंदर जाकर उसकी बैलेंस शीट खुलनी शुरू हुई, कैश फ्लो खुलना शुरू हुआ, तो बस 3 महीने हो गए हैं, कोई सैलरियां पे नहीं की। 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉय ने अब उठा के बायजूस के ऊपर केस कर दिया है। पता नहीं कितने ही व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, सडनली व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, क्योंकि लोग एंशियस थे, इतनी तेजी से तरक्की कर रही थी। एक खबर फैली, 158 करोड़ की पेमेंट नहीं कर पा रही है, उसके फाइनेंशियल्स तक पब्लिक नहीं किए जा रहे थे। वो पब्लिक करते कैसे? क्यों? क्योंकि कैश फ्लो तो था ही नहीं ना। कैश फ्लो कहाँ था? जो पैसे आ रहे थे, इन्वेस्टर के पैसे लग रहे थे, बर्न कर रहे थे, पैसे लग रहे थे। फिर उसके बाद लोन पे लोन पे लोन चढ़ रहे थे। 1 बिलियन का एक लोन था, उसका डिफॉल्ट हो गया। उसका डिफॉल्ट हो गया, उधर से एक सप्लायर की पेमेंट नहीं की, और चारों तरफ कहानी बदलनी शुरू हो गई। तो फिर अब जो हमारे पैशनेट ओनर हैं वो तो कहते ही हैं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, उम्मीद पे जिंदगी कायम है। उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया, तो कोई बात नहीं, बायजूस ने पब्लिकली अनाउंस किया मीडिया में आकर कि देखिए ऐसा है, एक एक सैलरी पे कर दी जाएगी, एक एक स्टाफ का हिसाब पूरा कर दिया जाएगा, किसी सप्लायर की पेमेंट रुकेगी नहीं, सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन अंदर की हालात तो पता ही थे ना सारे के सारे, कि जब रेवेन्यू ही नहीं है, जब जब खर्चे उससे ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो कोई लोन ले लेके ब्याज भर भर के कब तक उसको पूरा करेगा? एक दिन तो गुब्बारा फटेगा ना। 22 बिलियन की कंपनी जो है, अब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया अपनी सैलरी तो पे कर दो एम्प्लॉयज को। कितना मतलब मजाक बना रियल वर्ल्ड के अंदर, कि भाई तुम अरबों खरबों की कंपनी बन गए हो, लेकिन तुम्हारे एम्प्लॉय तो कह रहे हैं कि हमें सैलरियां नहीं मिल रही हैं। चार ऐसे बड़े लेसन हैं, समझ लो, जान लो, देख लो, चाहे हमारा बिजनेस बहुत छोटे स्केल का है, मिडिल स्केल का है, ग्रोइंग स्केल का है, बड़े स्केल का है, ये टाइमलेस 4 लेसन ना कभी हमें भूलना ही नहीं है। कहाँ पर? कैश फ्लो की दुनिया में। पहला, जो ग्रोथ हो रही है ना, तरक्की हो रही है, तेजी हो रही है, 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 100 क्लाइंट, 200 क्लाइंट, 500 क्लाइंट, कस्टमर बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी के बैंकों के अंदर भी पैसा होगा। सेल बढ़ने से पैसे और ज्यादा बिजनेस के अंदर लगते हैं, ना कि बिजनेस पैसे जनरेट करता है अगर उसकी वर्किंग कैपिटल का मॉडल सही नहीं है। इसका कहाँ सही था बायजूस का? वो जो टैबलेट देती थी और जो कस्टमर से कलेक्ट करती थी, तो उसका खर्चा ज्यादा था, इनकम कम थी। तो ग्रोथ का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बैंकों में पैसा आ जाएगा। दूसरा, लोन, लोन के मुखौटे के अंदर कैश फ्लो की कमी को नहीं छुपाना चाहिए। ये ना एक स्पाइरल इम्पैक्ट होता है, ये एक एक विशियस सर्कल है।
कि ठीक है खर्चे करने हैं, थोड़ा लोन और उठा लो, और लोन उठा लो, और लोन उठा लो, और लोन उठा लो। तो डेप्ट जो है ना धीरे 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 विशाल काय तरीके से बढ़ता चला जाता है। उसके जब पैर पसरने शुरू होते हैं ना कंपनी के अंदर, इवेंचुअली फिर लोन लेने की आदत पड़ जाती है और कंपनी एक दिन कलेप्स कर जाती है। कैश फ्लो तो बिजनेस को खुद जनरेट करना है पॉजिटिव। पिछले हफ्ते इनफ्लो कितना था, पिछले हफ्ते आउटफ्लो कितना था, क्या मेरा इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है, और नेट फ्लो जो है वो पॉजिटिव है ना, वो भी कस्टमर से जो कलेक्शन आई है और जो मैंने पेमेंट की है उसका पॉजिटिव। उसका क्या फ़ायदा, घर से पैसे डाल रहे हैं, मुथूट फाइनेंस से लोन ले रहे हैं, यहाँ से लोन वहाँ से लोन करते कराते किसी तरीके से वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, और इसी पैशन उम्मीद पे दुनिया काम है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। अरे रियलिटी को समझो, एक्सेप्ट करो क्या चल रही है रियलिटी। तीसरा, कैश रिजर्व ना क्रिएट करना ही करना है। ये नहीं कि खत्म ही कर देना है सारा का सारा कैश रिजर्व। कैश रिजर्व के अंदर पैसे बढ़ने चाहिए। जो वीक बाय वीक कलेक्शन हो रही है ना, हो रही है जो वीक बाय वीक कलेक्शन, और उसका इस्तेमाल जो है 10%, 5%, 1% जो है वो रिजर्व बिल्ड करने में क्रिएट करना है। और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कोई आ जाए, जब कंपनी के सर्वाइवल का मैटर आ जाए, जब कंपनी की गुडविल का मैटर आ जाए, तो उस समय उस कैश रिजर्व का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बायजूस के पास जो है बचा ही कुछ नहीं। उधर से एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ था 158 करोड़ का, जब बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने पैसे मांगे, इसके पास थे नहीं, और वो झगड़ा इतना पब्लिकली मशहूर हो गया। और उछालने वाले तो लोग और उछालते हैं। एक लीगल नोटिस ने बैंक अकाउंट तक की फ्रीज करवा दी और एनसीएलटी का केस का झगड़ा बना दिया। कैश रिजर्व होता तो शायद ये बात सामने ना आती, और अंदर खाते किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन निकल जाता, मजाक ना बनता। लेकिन कोई ना कोई बहाना बनना होता है जी, बन गया बहाना। और चौथा, स्टैट्यूटरी ड्यू जो होते हैं ना, जो लीगल कंप्लायंस है, और जो जो अब आपको टीडीएस पे करना है। अरे एम्प्लॉय ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि हमारी सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, और सैलरी भी नहीं मिली, और जो टीडीएस डिडक्ट किया है ना उन्होंने वो भी जमा नहीं कराया, पीएफ जमा नहीं कराया। जीएसटी तो कलेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर, लेकिन जीएसटी भी जमा नहीं कराया। तो चौथा लेसन क्या है, नहीं नहीं नहीं, हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस, हर महीने की 21 तारीख को जीएसटी, और हर महीने की 15 तारीख को पिछले महीने का जो भी पीएफ बनता है, कंप्लायंसेस के लिए, यानी कि जो भी कलेक्शन आ रही है उसका एक हिस्सा पहले से ही टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये कंप्लायंसेस टाइमली होती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम बढ़ती है ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इन्वॉल्व जो किया जाता है ना, इमोशनल टच इन्हीं बेसिस के ऊपर दिया जाता है। तो 4 लेसन क्या है, ग्रोथ करते जा रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि बैंकों में कैश भी होगा। लोन ले लेकर अगर कैश का गैप पे कर रहे हो तो एक दिन खड्डे में गिरेंगे। और कैश रिजर्व बढ़ना चाहिए, कैश रिजर्व ना बनाना बहुत भारी गलती है। एक छोटी सी मिस्टेक जो कंपनी के सर्वाइवल पे आ सकती है। और स्टैट्यूटरी ड्यूज को कभी भी लाइटली नहीं लेना, ऑन टाइम एवरी टाइम कंप्लायंसेस को जमा कराना है। अगर 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 आप जो सेल करते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, और आपका एक बड़ा कस्टमर है, अचानक से अगर वो बड़ा कस्टमर चला गया, तो मुझे बताओ क्या अगले 90 दिनों तक भी आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, या पिछली सैलरी की पेमेंट अगली सैलरी देने के बाद भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने की कलेक्शन से ही इस महीने की सैलरियां चल रही हैं, और 3 महीने का कैश रिजर्व नहीं है, तो फिर ये कैसा सर्विस बिजनेस है, कैसा कैश रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। जरा सोचो, समझो, जानो। आज के सेशन के अंदर मैंने अंदर तक जाकर बायजूस की केस स्टडी को कैश फ्लो के कंटेक्स्ट में आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये बताने के लिए कि अल्टीमेटली ना, कैश इज किंग, कैश ही सच्चाई है। जो जो पॉजिटिव कैश फ्लो जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने, किताबों में प्रॉफिट है वो मात्र एक ओपिनियन है, बस समझ लो, जान लो, कर लो। अपने बिजनेस का मॉडल इस तरीके से बनाना है। किस तरीके से, बिजनेस का मॉडल ये है, थोड़ा कर लो, छोटा कर लो, लिमिटेड कर लो, टू दी पॉइंट कर लो, लेकिन ऐसा करो
कि जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो तो उसके पैसे भी घर में आने हैं। पैसे आ गए, अब जितने पैसे आए हैं उसी पैसे में से खर्चा करना है, जितनी चद्दर है उतने पांव पसारने हैं। हम होंगे कामयाब, एक दिन बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसा है जी वैसा है जी, अभी तो बढ़ाओ, इतने सारे एम्प्लॉय रखने से कंपनी बड़ी हो जाती है जी, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग करने से कंपनी बड़ी हो जाती है। इनफैक्ट लोगों की ही नज़र लगती है, जो जितना बड़ा होगा शोर मचाएगा, अंदर सच में उसके पैसा नहीं होगा ना। एक दिन ठन ठन गोपाल है, दिखावे की ग्रोथ कभी कोई काम नहीं करेगी। मतलब क्या है कि अपने एसेट हमेशा अपनी लायबिलिटी से ज़्यादा रखो। और अगर एसेट है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को पे करने का प्रेशर आ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ एसेट को यूटिलाइज करो, लायबिलिटी को खत्म करो। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जिंदगी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ? लाइफ। जान है तो जहान है। इस जिंदगी के अंदर पूरे मजे करते हुए जो है, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए, बिजनेस करते हुए, मैं तो कहता हूं कि आप अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर की तरह सिंगल वन मैन आर्मी वाली कंपनी भी चलाते हो ना, आज की डेट में वन मैन आर्मी भी बिलियनियर कंपनी बन रही है। फिर आपका इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, पैसे बच रहे हैं, और टीम रखो, और टीम रखो, एक दो पाँच दस 50 रखो। एवरी एडिशनल एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो उसके द्वारा जनरेट किए गए रेवेन्यू का मात्र 10% है। तो क्या दिक्कत है? जो रेवेन्यू आता है उसके 10% के बराबर की सैलरी है, तो और टीम आएगी, और वर्क करेगी, और एक्सपेंड करेंगे। बट ये क्या मतलब हुआ कि आपको आते 100 रुपए हैं, सैलरी 120 रुपए की है? ये क्या है? हम होंगे कामयाब एक दिन? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं करना। बिजनेस का जो मॉडल है ना, तो बिजनेस का मॉडल होना ही प्रॉफिटेबल और कैश रिच है। तो बिजनेस अपने पैसों का इंतजाम खुद करेगा। बिजनेस खुद करेगा। बिजनेस की क्रेडिबिलिटी, सप्लायर को ऑन टाइम एवरी टाइम पेमेंट कर रहे हैं, फिर वहां से क्रेडिट का साइकिल बन रहा है, लोग आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हैं, आपको वो गुड्स देते हैं, सर्विसेज देते हैं, और आप मार्केट में उसको प्रोवाइड करते हो। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि फंडामेंटली जो सेल कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, उसका जीपी मार्जिन है कितना? जीपी मार्जिन कितना है उसका? जो जीपी मार्जिन है, पता लगे वो है ही 7 8 10% है। अब जीपी मार्जिन को जब आपने प्रोडक्ट वाइज खोल के देखा तो पता लगा कि मेरे मेरे 17 प्रोडक्ट तो लॉस मेकिंग कर रहे हैं, और मेरे पास कोस्ट शीट भी नहीं है। मैं जब और गहराई में जाकर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फैक्ट्री में जितनी वेस्टेजेस होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस हो रही है, लेकिन मुझे पता ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं कोई कागज़ देखता, और जो कागज़ देखता भी हूँ वो गलत मलत कागज़ आते हैं, सब कच्चा पक्का मिला के कुछ ना कुछ कर रखा है। तो क्यों नहीं मैं अपनी फैक्ट्री में एक फिजिकल कंट्रोल लगा देता? तो पॉइंट मैं क्या देना चाह रहा हूँ? पॉइंट देना चाह रहा हूँ मैं आज के सेशन के अंदर कि मेरी बात सुन लो, देख लो, जान लो, कर लो, कि जो पैशन है ना, वो आपके बिलों की पेमेंट नहीं करने वाला। पैशन के साथ में आपको खुद काम करने का उत्साह मिलेगा। लेकिन काम करने के उत्साह का मतलब नहीं है कि आप सप्लायर की पेमेंट कर दो। पैशन अच्छा है, पैशन अच्छी बात है, लेकिन उसको एक कैश रिच बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का परम धर्म कर्तव्य है। तो क्या करना है? आपने सिर्फ बिजनेस नहीं करना ना, सिर्फ बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, आपने ना, आपने ना बिल्ड करना है कैश रिच बिजनेस। बिल्ड करना है कैश रिच बिजनेस। तो वही आज के सेशन का कंक्लूजन है। तो आज छोटा और टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक मैंने रिप्लाई किया वन ऑफ दी कोरी को। और अब मुझे बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? कोई पॉइंट आपके दिमाग में आया? कोई पॉइंट आपके दिमाग में ट्रिगर हुआ? और क्या मैं इस तरह के टॉपिक और बनाता रहूं? तो जो मेरे साथ लाइव हैं, जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। गुड मॉर्निंग नरवाल साहब, क्या हालचाल? रियली नाइस। थैंक यू सो मच जगमोहन जी, ऑलवेज 5 AM आर न्यू लर्निंग होती है। ਤੁਸੀਂ ग्रेट हो। थैंक यू जी, ग्रेट तो ਤੁਸੀਂ हो जो कि
कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू। आज तो संजय अग्रवाल जी भी हैं हमारे साथ, क्या बात है, द चैंपियंस आर हेयर अर्ली मॉर्निंग। अब तो महफिल लग गई, कैश फ्लो का सत्संग तो चला गया नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो मनोज राजपूत जी, गुड मॉर्निंग एंड सो हैप्पी एंड ग्रेट टू सी यू लाइव इन टुडे सेशन। गरिमा जी, आप भी आ जाए हैं, वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस 5 AM के टाइम को यूटिलाइज कर लो और थिंकिंग ऑन पेपर कर लो। एक पेपर निकाल लो, जो थॉट आए हैं पेपर पे थिंकिंग कर लो पेंसिल के साथ में, और बस आप देखना क्या अभी सुबह सुबह मैजिक होने वाला है। चलिए, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सैटरडे को, और डिटेल में जाएंगे और कैश फ्लो की गहराइयों को पूरा करेंगे, क्योंकि एक्शन ही रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एक्शन एक्शन एक्शन। ओके, बाय, थैंक यू।